नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शिल्पा स्टिचिंग। फ्रेंड्स, आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हर दिवाली हम कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपको कहीं लेकर चलूं। हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज अपने वीडियो में मैं आपको एक स्पेशल पर्सनैलिटी से मिलाने वाली हूँ। तो देर किस बात की, चलो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपनी उस स्पेशल पर्सनैलिटी से मिलते हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कलाकार निवास और यहाँ पर आज मैं आपको मिलाने वाली हूँ एक बहुत ही बड़े उम्दा कलाकार से, जिनका नाम है ब्रह्मदेव राम पंडित। प्यार और सम्मान से लोग इन्हें पंडित जी कहकर पुकारते हैं। पंडित जी ने आज भी इस आधुनिक समय में अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, हस्तकला को जीवित रखा है, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए अब हम मिलते हैं ब्रह्मदेव राम पंडित जी से। ये मिट्टी के घोला है, दिख रहे हैं, देखिए ये पोरिंग कर रहे हैं। ओ पीओपी का मोल्ड है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो सूखा हुआ है। ये जो मिट्टी थान के लिए, फायर के लिए, और एक ग्रॉक है, क्वार्स है, फेल्डपार है, ये घोले के अंदर सब मिलाया हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पोरस है, पोरोसिटी उसमें है, तो वो सब खींच लेगा और एक कोट बन जाएगा, समझे 1 सेंटीमीटर का अंदर से ये। फिर हम उसको वापस वो घोले को निकाल देते हैं और मोल्ड के अंदर वो चिपका हुआ रह जाता है। ये इसका प्रोसेस है। और ख़ास करके ये इतना महंगाई है बम्बई शहर में और लेबर प्रॉब्लम रहता है, इसलिए ये काम मेंटेनेंस में आ रहा है। आसानी से ये पोरिंग कर दिया तो ऑटोमेटिक सब बर्तन बन जाता है। मोल्ड से कास्ट होकर आएगा तो उसका रूप ये ऐसा होता है, जरा सूख गया तो इसकी माटी की कलर काला से ग्रे हो जाता है, बदल गया है। फिर ये बर्तन को फिनिश करके फिर वो प्रोसेस है, वो पकने को चला जाता है और ग्लेजिंग होता है। ये मटेरियल, हाँ, ये रॉ मटेरियल, ये थान फायर के लिए है। ये बताइए। अच्छा, जी हाँ, ये गुजरात से आता है, काला रंग है, उसे में एक पाउडर डालते हैं। देखिए ये पत्थर का पाउडर होता है। अच्छा, पत्थर का। जी हाँ, देखिए कौन सा पत्थर है? हाँ, ये फेल्डपार बोलते हैं, स्टोन। हाँ, फेल्डपार है। आइए अभी देखिएगा ये सब, और फिर हम यहाँ एक भट्टी छोटी सी दिखा देते हैं। जब तक आइए, हमारा एक छोटी सा कील है, इसमें पकाते हैं। अच्छा। हाँ, ये स्टूडियो पाउडर के लिए बहुत अच्छा है। इसमें भी मामूली से देखिए, यहाँ क्या दिखे, 1 2 3 ऐसे चपाती बना लिए, एक स्लैब है। हाँ। और वो ये रोलर में उठा के ऐसे अब फिर मोल्ड में दिया जाता है, उठाकर इसमें मोल्ड में दिया जाता है। फिर अच्छा, वही मोल्ड में देने के बाद देखिए हाथ से धीरे धीरे उसके आकार दे रहे हैं। अच्छा। हैंड प्रेसिंग करते, हैंड प्रेसिंग, हाँ, हैंड प्रेसिंग के साथ एक ट्रे बना रहे हैं, बन जाएगा। देखिए फिर उसको आकार आस्ते आते हाथ से देना पड़ता है। और ये काम हमें ज़्यादा पसंद है, जो अभी स्लिप कास्टिंग बोले उससे ज़्यादा, कि ये हाथ से बन रहा है और बहुत स्टडी रहता है, खड़ा रहता है। हाँ। और ये ज़्यादा टिकाऊ भी होता है। हाँ, बहुत टिकाऊ रहेगा जी। अब मुँह शेप सब आकार बन जाएगा हाथ से, अब वो नहीं बन पाता है। अच्छा। जी, ये कर रहा है। फिर ये भी आज नहीं, कल सिंकेज होगा, फिर वो मोल्ड से पलट कर फिर आकार दिया जाएगा। अच्छा। अब फिनिश करेंगे। अच्छा। बीटिंग कर रही है, उसको आकार अंदर है ना। हाँ। देखिए ये कहीं फटा फुटा नहीं, अभी बैठ जाएगा वो। पकड़े में जाने वाला है। अच्छा। तो फ्रेंड्स, अब हमें पंडित जी प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि रियल में वो चाक पर, व्हील पर कैसे पॉट बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले ये चीज बनाते हैं, देखिए। हाँ, ये दिवाली के टाइम में, इसलिए ये काट लेंगे। अच्छा, तो ये आपने बना दिया दिया। देखो अब ऐसे बनता है दिया, देखा? देखो कितना सुंदर दिया बनाया है। फ्रेंड्स, हम घूमने फिरने तो बहुत सारी जगहों पे जाते हैं,
लेकिन कभी ऐसी पारंपरिक और साहित्यिक जगहों पर नहीं जाते अपने बच्चों को लेकर। तो मैंने इस बार सोचा कि क्यों ना मैं इस बार बच्चों को लेकर ऐसी जगह पर जाऊं जहां वो अपनी मिट्टी से जुड़ें, अपनी कला से जुड़ें और उनके मन में उस कला के प्रति, उस परंपरा, अपनी संस्कृति के प्रति वो सम्मान और प्यार का निर्माण हो। क्या बनाऊं? छोटा छोटे से बना। हाँ, इतना ही बड़ा, छोटा सा। छोटे वाले। वाह, बहुत ही खूबसूरत। वाह साहब। दोस्तों, पंडित जी सचमुच एक अप्रतिम कलाकार हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितने बारीकी से हाथ की सफाई है उनकी, कितनी अच्छी और कितनी कुशलता के साथ इन वस्तुओं को आकार दिया है, जो कि बहुत ही अद्वितीय है। हाँ, नहीं काट लेंगे, इससे कट जाए मटी दी। इसको भी ये उठा के रख दिया। वास बनते हैं। वास, और ये दिया, दीपक बनाया है। ये अगरबत्ती स्टैंड है जिसमें अभी छेद करना बाकी है, तो बाकी। और ये एक छोटी सी मटकी। मैंने खुद को ग्लेज बनाता हूँ। अच्छा। रॉ मटेरियल आते हैं, कहीं गुजरात से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, तो ये एक प्रकार का पोटास स्टोन का पाउडर है जी। जो ये मिट्टी में मिलाने के बाद जब पत्थर हो जाता है, चाहे क्रॉकरी रहे, इंसुलेटर रहे, अच्छा। मट्टी के साथ फायर किले में या चाइना किले में तो स्टोन दिखेगा। ये हाई टेम्परेचर फ्लक्स है, जैसे एक प्रकार के कम में कम गम बोलते हैं ना, ऐसे ऊंचे में ये हीट पड़ता है, तब ये मेल्ट होने के बाद वो स्टोन बनता है। और उसी के ऊपर जो ग्लेजिंग कांच वो चमकता है कब्बसी के ऊपर। अच्छा, शाइन आती है। तो वो भी इसी से बनता है ग्लेजिंग। अच्छा। हाँ, तो उसके साथ और मिलाया जाता है बहुत सारे मटेरियल। हाँ, क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज पाउडर, जैसे फेल्डस्पार है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे जाता है। अच्छा। हाँ, ऊंचे तापमान में जाते हैं। और उसी का पार्ट में थोड़ा सा ये व्हाइटिंग है, ये लाइम स्टोन, चूना पत्थर बोलते हैं। हाँ, चूना पत्थर। चूना पत्थर। हाँ, और ग्लेजिंग में ये भी थोड़ा मिलाते हैं कुछ परसेंटेज। वो चाइना के लिए पाउडर है, रहता है, वो लम्स आता है, लेकिन ये पाउडर में बना के इस्तेमाल करते हैं जी। ये सब गुजरात का मटेरियल है। ये भी वो इसी लाइम स्टोन का ही है, लेकिन ये चूने की मात्रा ये कॉमन बहुत है, जो बैंगन में बफिंग खाते में चूना बोलते हैं ना। हाँ, तो ये इस्तेमाल करते हैं सब ज़्यादा। हाँ, चूना जैसा इस्तेमाल होता है। और ये 100 स्टोन है, उसका पाउडर। हाँ, ये टाल्क पाउडर है, टाल्कमोर है ना, 100 स्टोन। हाँ, तो उसका फाइन पाउडर। ये सारे एक घोला को वजन करके, जैसे किचन में सब मिलाते हैं ना, हल्दी मसाला धनिया, ऐसे मैं क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, वो व्हाइटिंग, चाइना के लिए पाउडर सब मिलाकर घोला बनता है। और घोले में फिर जब वो पकाएगा तो एक ट्रांसपेरेंट या तो वाइट होता है। हाँ, और जब उसके अंदर हम कुछ चीज़ें वाइट करना है तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, जिंक है, ऐसा कैल्शियम फॉस्फेट है, डालेंगे तो ओपेक्सिटी और वो मजबूत होता है। आयरन ऑक्साइड है, हाँ, तो वो ब्राउन हो जाएगा। हाँ, देखिए जी आयरन ऑक्साइड है। हाँ, इससे वो घोले में है ना, बेस बनाएंगे, उसमें डालेंगे कुछ 10-15% तो पूरा ब्राउन हो जाएगा जी। अब वही घोला अभी यहाँ देखिए हम तैयार करके रखें, जो हम ये देखिए। हाँ, एक ग्लेज पर स्प्रे करते हैं, कहीं डिपिंग करते हैं। हाँ, यहाँ देखिए दिख रहा है, ये देखिए कोट है ना, एक कोट दिख रहा है यहाँ, ये रखे, एक कोट है। हाँ, ये पकने के बाद मालूम पड़ेगा, अभी कच्चा है तो नहीं मालूम पड़ते। जी 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 जी। अभी ये पक रहा है, देखिए ये भट्टी है, दिखाते हैं। अभी वो फ्लेम है, वो चल रहा है। हाँ, अभी वो टेम्परेचर है इस समय 774 है सेंटीग्रेड। हाँ, बता रहे, आइए। फिर ये इसको कुछ
8 बजे तक एक तो टेम्परेचर कुछ 1250 आ जाएगा, फिर हम बंद करेंगे। ये हैंडीक्राफ्ट वस्तु है, हस्तकला। जी, हैंड का ये देखिए ढक्कन के साथ ये राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल है। यहाँ मेरा फोटो है, ग्रुप है प्राइम मिनिस्टर के साथ। हाँ, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शिल्पा स्टिचिंग। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ बैठे हैं ब्रह्मदेव पंडित जी, तो जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से हमारे भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय परंपरा, हमारी भारतीय कला को जीवित रखा है आज के इस समय में भी, इस आधुनिक समय में भी। इस इंटरव्यू के माध्यम से हम जानेंगे कि ब्रह्मदेव राव पंडित जी ने कैसे कैसे अपने जीवन में संघर्ष किया, अपनी कठिन परिस्थिति से उभर कर कैसे वो आगे बढ़े और आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। पंडित जी, आप बताइए कि आपके दिमाग में ये मतलब सोच कहाँ से आई कि हम ये पॉटरी का जो काम है उसे हम आगे बढ़ाएं या कैसे शुरू करें इसे? जी हाँ, ऐसे तो मैं परंपरा के कुमार हूँ और हमारे देश में प्रजापति के नाम से जानते हैं जी। तो खास करके हमारे दादा बाबा जी गांव में मटका, घड़ा और तवा और रोटी बनाते हैं, उसमें बनाते थे। तो ऐसा साचार था, उसमें पैसा नहीं था, तो अंग्रेज़ के टाइम में कचौड़ी हुआ था, कर्जलय, तो ये बना के और वो कचौड़ी के लिए पूरा करते थे, तो उनको अनाज देता था, पैसे नहीं देते थे। तो उसी समय मैं जब 9-10 साल का हो गए तो मुझे भी रुचि रहा साथ में काम करने का, तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट बढ़ता गया। एकाएक एक बार ऐसा वहाँ समय आ गया कि सन 69 में बहुत बड़ी अकाल पड़ गया बिहार में, नवादा जिला बिहार। उस समय वो पढ़ने बाद बिल्कुल रोजगार काम कुछ ठप हो गया, कहीं खेती नहीं हुआ, सूखा पड़ गया। जयप्रकाश नारायण जी ने एक योजना बनाए, नहर के रूप में नाला खुदवाए, आश्रम में हमारा एक ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर का एक योजना बनाए जहाँ पानी की पाइप के लिए इस्तेमाल है, सिंचाई के वास्ते। हाँ, तो वहाँ मैंने पहला ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर में ज्वाइन किया और वहाँ 6 महीने का ट्रेनिंग लिया। हाँ, पाइप का, फिर पकाया जाता, कैसे बनाया कैसा जाता है खास करके। तो फिर मैं बहुत लकी था, किस्मत वाला है कि उसी दरमियान फिर एक लेटर आ गया खादी विलेज इंडस्ट्री कर्नाटका से, जो उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का, हाँ, सेंट्रल विलेज पोट्री इंस्टीट्यूट है, वहाँ से फिर यहाँ से फार्म भरा गया नियम से, जैसे भरे जाते हैं वहाँ, फिर वहाँ सिलेक्शन होता है। तो 3 बच्चे भरे थे, 3 लड़का, तो मेरा उसमें से सिलेक्शन हो गया, तो मैं कर्नाटका चला गया। तो वहाँ पर आपने इसकी ट्रेनिंग? जी, खास करके 1 साल का पूरा ट्रेनिंग दी। अच्छा। मैं इतना तेज था काम करने के, वहाँ के प्रिंसिपल साहब एकदम हमेशा चाहते थे, छुट्टी के दिन भी मैं काम ही करते रहते, हमने छुट्टी नहीं लेता था। शाम के टाइम देखे तो ये हमेशा लगा है, तो मेरे पर पूरा निगाह था। कलानगर बांद्रा में एक स्टूडियो थे लक्ष्मण राजा राम जी का, ये सेरामिक पॉटरी का, तो इनको ज़रूरत था एक कोई पॉटर का, ये असिस्टेंट का। हाँ, तो उसी प्रेयर में ही चुना गया फिर मेरा नाम, ये
कौन है इसमें से, तो बोला नहीं। फिर हमको चुन के खास करके यहाँ भेजे कलानगर बांद्रा में। फिर इनके साथ भी 2-2.5 साल काम किया। फिर उसे नसीब बनते बनते तो ये जरा अभी ऊंचे समाज, वहाँ तो लाल मिट्टी के बर्तन ग्रामीण बना रहे थे, यहाँ शहर के वस्तु जो बनते हैं फ्लावर वास ये वो, तो यहाँ बन रहा था, तो सीखने के यहाँ से मौका मिला पूरा। हाँ, फिर होते होते यहाँ भी काम किए कुछ। तो मैंने वहाँ रुकावट नहीं आया, कुछ न कुछ और मैं बढ़ना चाहता था। तो अभी ये तो प्राइवेट किसी आर्टिस्ट के साथ काम करता हूँ, तो कोई संस्था में लगे, कोई सरकारी लगे, तो मैंने कोशिश किया, तो कैसा भी करके फिर मैंने सोफिया कॉलेज पॉलिटेक्निक ज्वाइन किया। उसे बोलने का करने का ज़्यादा नहीं आता था। फिर वहाँ बहुत इतना जम गया कि सिर्फ एक ही चीज़ के मेहनत का हमेशा लगे रहते थे। हाँ, मेहनत, कर्मठ था। तो अब वो कैथोलिक धर्म के, क्रिश्चियन धर्म के ये हैं सब, और हमारे मिसेस सुखिया पारसी थे, वो वहाँ डायरेक्टर थे, तो हमारे काम से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने फिर लिया, ज्वाइन भी किया। वो इसमें ज़्यादा सैलरी नहीं था, कुछ 200-250 रुपया था। हाँ, फिर भी ज़्यादा, लेकिन हमको सीखने का बहुत रुचि था, ये मौका मिला। हाँ, वहीं सीखने के बाद फिर इतना किए कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हमको फिर सिखाने भी कि ये लड़का बहुत तेज़ है। ज़्यादा मेरा उम्र नहीं था, कोई 21-22 साल का उसमें। तो फिर हमको वहाँ ने जे स्कूल में उन्होंने थोड़ा सीखने का मौका दिया। हमने चाहा तो हमने चाहा ललित कला एकेडमी करेगा तो उसमें भी मौका दिल्ली भेजे। यहाँ हमारा पगार पैसे वो चालू था। फिर एक बार चंदरपुर में वो जो कप वगैरह बनाते वहाँ चाहा तो उन्होंने वहाँ भी हमको भेज दिए। फिर आए, इसलिए कि ये बहुत होशियार तो कुछ करेंगे यहाँ इंस्टीट्यूट में, मतलब कॉलेज में ज़्यादा फायदा होएगा कुछ। हाँ, निकले। अब बकई में सही, फिर मैंने वहाँ 34 साल निकाल दिए। वहीं से सब कुछ ये पढ़ाई भी हुआ, ये काम भी किया। फिर धीरे धीरे अपना साइड भी काम करने लगे। एग्जीबिशन भी होने लगा, जहांगीर आर्ट गैलरी में किए। दिल्ली में इब्राहिम अलका जी के आर्ट हेरिटेज ज्योतिर्बिनी कला संगम है, हम उसमें भी किए। और साथ ही साथ और भी जुड़ गए, तो ये हस्तकला के एग्जीबिशन जो गवर्नमेंट के होता है उसमें भी शामिल होने लगा। हाँ, तो वहाँ से ये मिला, थोड़ा 2 पैसे मिलने लगे। आपने अब तक अपनी जो भी घटनाएं बताई उसमें बहुत सारी रुकावटें तो आई ही होंगी। जरूर आई जी। तो आपने उन रुकावटों का सामना कैसे किया? बहुत किया। वो हमें बताइए। जी, सच बात है। ऐसा ये कभी कभी कुछ पारिवारिक भी होते हैं रुकावटें, कुछ कभी मानसिकता आ जाता है, आर्थिक भी आता है, बहुत आते हैं। तो हाँ, तो ये जो हमारा पॉटरी है जिसे हम अभी स्टोन वेयर बना रहे हैं, उसमें गैस जलाते हैं, तो इसमें बहुत पूंजी लगता है। अभी ये काम के अंदर सिर्फ 40% तो फ्यूल ईंधन जल जाते हैं, बाद में जो कुछ है वो सब मिलते हैं। तो ये कठिनाई जब भी आया तो मैंने पीछे नहीं हटा। तो अब बताते देखो कुदरती चीज़, एक गांव के लड़का कैसे शहर में आके कैसा काम करता है। तो ये जब मैं भाईंदर आया 1976 में, तो उस भाईंदर में सिर्फ पंचायत था, घर एक बिल्डिंग नहीं था। मैंने कैसा भी करके बंदोबस्त करके सिर्फ उस समय सस्ते जमान 300 स्क्वायर फुट का 9,501 में एक रूम लिया अपना। तब लेकिन हमें हाथ में हुनर है, तो मेरा तो ये बाज नहीं देता, कुछ न कुछ करूं। तो मैंने क्या किया, तो उधर एक भट्टी बना दिया, खेलते खेलते कुछ ऐसे हमारा मनोरंजन में कैसा क्या होता है, बर्तन भी बनाने लगे, कुछ तो होने लगा। तो कठिनाइयाँ बहुत है, पूंजी चाहिए। तो यहाँ सबसे मुख्य एक चीज़ है, आदमी में लगन रहे। तो मैंने सिर्फ 300 रुपये का लाल ईंटें लाया और 300 रुपये की भट्टी बनाया। वहाँ से मेरा शुरू हुआ है। और वही 900 टेम्परेचर वाला एक ग्लेज भी बना दिया। उसमें पौधे लगाने कुछ 6 महीने 1 साल में कुछ कोशिश करते करते मैंने कुछ बनाया। तो जैसे बनाता था, जहीं बाज़ार में कोई नर्सरी है, कोई दुकान है नर्सरी का, वो तुरंत तो आकर एकदम लेके जाते थे और दूसरे दिन बिक जाते। तो बात मैं पूरे नहीं कर पाता था। वहाँ से शुरू हुआ। फिर हस्तकला के लोग इनवाइट प्रदर्शन निमंत्रण देने लगा, वहाँ भाग लेने लगा। तो अभी वहाँ भी कुछ करने लगा। तो अब धीरे धीरे मेरा आवक चालू हो गया।
इंटरनेशनल लेवल पर अभी हम काम कर रहे हैं। तो हमारा जो प्रोडक्शन है बोनजाई का, और बोनजाई भी जो हम पूरे इंडिया में या देश अमेरिका तक भेजें, तो वो जो वस्तु हम बनाते हैं तो मेरा भी ये छापा है कि ये पंडित जी की बना हुआ है। और वो जो यहाँ हमने शुरू किया है, तो आज भी सब लोग जानते हैं कि पंडित जी ने बोनजाई के पॉट शुरू किया इंडिया में। ऐसा है। और आपके ये प्रयास से जी हमारे भारत का भी नाम रोशन हो रहा है पूरी दुनिया में, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, बड़ी बात है। फिर ललित कला एकेडमी के में ज्वाइन कराए थे वहाँ सोफिया कॉलेज पॉलिटेक्निक में। तो वो जो कुछ हम सीखा था उसको फिर हम व्यवस्थित अच्छी तरह आर्ट पोट्री के रूप में मैंने आर्ट गैलरी, जहांगीर आर्ट गैलरी में है, जैसे अभी दिल्ली में है, और कहीं बड़े बड़े यहाँ किया, कर्नाटक में किया, बड़ौदा में किया। तो एक एग्जीबिशन करते रहते हैं आर्ट गैलरी में। तो उससे बहुत हौसला बढ़ा है मुझे और जश मिला है। और उसी दरमियान हमारा जो राज्य पुरस्कार मिला, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में शिल्पगुरु मिला, पद्मश्री मिला, तो वही हमारा मेहनत का देन है। पंडित जी, मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जब आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला तब आपका अनुभव क्या था? उस समय का क्या अनुभव, आपकी खुशी क्या थी? जब ये सब जब मिल जाता है तो मुझे और जिम्मेदारी बढ़ जाता है। और मैं बहुत नम्र हो जाता है, और मैं नम्र नहीं तो मैं उसको डूब के काम करना सोचता है। मैंने कोई ये भ्रम नहीं रहता है, तो ये नहीं रहता कि मुझे कुछ बहुत बड़ा प्राप्त किया हूँ। मुझे जिम्मेदारी होकर और काम करता हूँ, बहुत कर्मठ। अच्छा, राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने से पहले क्या आपने कभी सोचा था कि आपको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं, 0 पर था। मैं वो लायक ही नहीं, मैं जोग नहीं, कभी नहीं समझा कि मैं इस काबिल हूँ। क्यों मालूम है? क्योंकि आपने निस्वार्थ भाव से काम किया, सेवा की, और इसलिए आपको वो मिला। जी, बहुत आभारी है। थैंक यू। जी। तो आपके आज के इस इंटरव्यू से बच्चों, मैं आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अगर ये इंटरव्यू में सुने होंगे तो पंडित जी ने एक बात कही कि अगर परिस्थिति कैसी भी हो, अगर आप लगन से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, तो कठिन से कठिन परिस्थिति होने दो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। और पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया। और देश के लिए आप जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को, हस्तकला को जो जीवित रखे हुए हैं, उसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। आने वाली पीढ़ी आपकी आभारी है। थैंक यू। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पंडित जी ने ना सिर्फ भारतीय संस्कृति, भारतीय हस्तकला को ही आगे बढ़ाया है, बल्कि जापान की बोनसाई पद्धति, उनकी उस संस्कृति को भी वो भारत ले आए और भारत में उसका प्रचार किया, विस्तार किया। और इस तरीके से उन्होंने दोनों ही संस्कृतियों को, पद्धतियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है, देश को गौरवान्वित किया है।